आज के इस वीडियो में मैं जागरूकता क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो से मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। तो इस चैप्टर को हम एकदम ABCD से पढ़ेंगे, मतलब एकदम इसका बेसिक आपको बताते हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केमिस्ट्री के जो भी वीडियोस आपके पास जाएंगे, ये थोड़ा सा मतलब मैं आपको बहुत एडवांस में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप क्लास 10th के क्वेश्चंस को रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड या जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आप बेहतरीन ढंग से समझ सकें। सो ये थोड़ा सा हायर क्लास में भी जाएगा, मतलब आई थिंक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो जनरली NCERT के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक प्रॉपर लिंकअप बनाने के लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकें, इसलिए मैं आपको कुछ डीप वे में भी इसको पढ़ाऊँगा। कुछ डीपर कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो जनरली आप क्लास 10th के लेवल पे एक्चुअली आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, बट आई विल जस्ट टीच यू सो दैट यू would have a strong grip on all these topics. So it is very important. So now I'm going to start this video. सबसे पहले देखिए हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। हम एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो खासकर एसिड्स और बेस के बारे में तो मैं बात करूँगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर डिफरेंट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट्स। सो अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे। तो उसको उसी चीज़ को समझने के लिए मैं स्टार्ट करूँगा आपके इलेक्ट्रोलाइट से। मेरा पहला टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस ये सब ज़रूरी है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट करूँगा। अब इलेक्ट्रोलाइट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे एन electrolyte is an aqueous solution of an electrolyte is an aqueous solution of a substance through which electric current can pass. So electrolyte क्या होता है? Electrolyte is an aqueous मतलब वाटरी, जिसमें वाटर किसी भी कोई भी चीज़ है। अब जैसे चीनी आपके पास है, उसमें पानी मिला दीजिए वाटर, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो शुगर का एक्वियस सोल्यूशन है। एक्वियस सोल्यूशन मतलब वाटर में किसी चीज़ को मिला देते हैं तो वो एक्वियस सोल्यूशन कहलाता है। एक्वियस मतलब वाटर से रिलेटेड टर्म है ये। सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसको पानी में मिला दीजिए, आप वाटर में मिला दीजिए, तो अगर उस सोल्यूशन से, जैसे मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है उसको हमने वाटर में, जैसे मान लीजिए यू हैव एनी सब्सटेंस, सपोज दिस इज अ कंटेनर, इसमें मान लीजिए वाटर है, दिस इज वाटर। अब मैंने इसमें मान लीजिए स्पून से, इफ़ यू हैव अ स्पून हियर, मैंने कोई सब्सटेंस मिला दिया पाउडर टाइप में, या कोई चीनी या शुगर ले लीजिए, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए नमक ही है ये, सपोज दिस इज अ सॉल्ट मतलब मान लीजिए NaCl है जनरली जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। सो ये वाटर है। सो इसमें क्या है, अगर इसको मिला देंगे तो इसमें करंट फ्लो अगर इसमें हम मिला दें इसको, तो ये एक्वियस सोल्यूशन हो जाएगा ऑफ सॉल्ट। दिस इज एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl।
तो अगर इससे करंट फ्लो हो सकता है, अगर इससे होके करंट पास कर सकता है, मेरे कहने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, एक वायर मैं लेके आऊँ इस तरह से, फिर यहाँ से एक वायर लेके इधर से निकालूँ, इन वायर से हम एक बल्ब को जोड़ दें। अगर मैंने बल्ब जोड़ दिया तो अब भले ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बैटरी भी हमें लगानी ही पड़ेगी, मान लीजिए सॉरी यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे बीच में से कटा होना चाहिए, तो ये मान लीजिए प्लस या माइनस है, तो इसमें तब भी जो है करंट जो है फ्लो हो सके, करंट जो है यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे वायर में कनेक्शन नहीं है लेकिन तब भी अगर फ्लो कर जाए, इसका मतलब क्या है, अगर ये बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से करंट, इस वाटर, इस लिक्विड, इस सॉल्यूशन से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब अगर करंट फ्लो हो गया तो ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं, उसको पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, उससे करंट फ्लो होता है। इसका मतलब ये क्या है, यानी ये NaCl, मतलब NaCl क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। सो नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, अब अगला हम इसी पे बेस्ड एक प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कोई कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में मिलाने पे अगर उससे उस सोल्यूशन से करंट फ्लो हो सके, तो उस सोल्यूशन, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। दैट सब्सटेंस विल बी इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे NaCl को हमने देखा, हमने इसको वाटर में मिला दिया तो हमने देखा अगर तार कनेक्ट नहीं है तब भी बल्ब जल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम पढ़ेंगे अगला टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करेंगे। सो मैं इसकी डिफिनेशन दूंगा, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू an electrolyte, then it decomposes hence this process is called electrolysis. So when we pass electric current through an electrolyte, then it decomposes. मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl का वाटर के साथ सोल्यूशन है, तो जब हम मतलब करंट को पास करते हैं इससे, तो ये डिकम्पोज मतलब टूट जाता है दो पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे क्या, यही जो NaCl है जब हम पास करेंगे तो यही NaCl वाटर के साथ जब मिल जाएगा, जब एक्वियस सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तो ये Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ये भी एक्वियस होगा, एंड दिस इज ऑल्सो एक्वियस सोल्यूशन। तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट का दो पार्ट में टूटना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट के फ्लो होने की वजह से दो पार्ट में टूट जाता है अपने आयंस में। सो दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट का टूटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं 2HCl, तो ये टूटता है, ये एक्वियस फॉर्म में अगर है, दिस इज इन एक्वियस फॉर्म मतलब वाटर के साथ, तो ये टूटता है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। सो ये हाइड्रोजन गैस में और प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है, बोथ आर इन गैसियस फॉर्म, ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट था वो डिकम्पोज मतलब टूट गया दो पार्ट में, दो गैसेस में, ये आयंस में भी टूट सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स में भी टूट सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू, नाउ हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया। अब इसी इलेक्ट्रोलिसिस को और सिस्टमेटिक वे में समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे हु वाज स्वेंटे आर्हेनियस।
ये साइंटिस्ट थे स्वेंटे आर्हेनियस, जिन्होंने 1887 में एक कॉन्सेप्ट, एक थियरी दिया, एंड दैट थियरी वाज थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटना, यही उन्होंने थियरी दिया। दैट थियरी वाज थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने पहले डिफाइन कर दिया, उसका टूटना, इसकी क्या थियरी होती है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्वेंटे आर्हेनियस ने अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया और एक थियरी बना दी। चूँकि इसको आर्हेनियस ने बनाया था, इसको हम आर्हेनियस थियरी भी कहते हैं। इसका और भी नाम है, इस थियरी को हम कह सकते हैं जस्ट लाइक आयनिक थियरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयनिक थियरी, इसको आयनिक थियरी भी कहते हैं। और चूंकि इसको आर्हेनियस ने किया था, इसका मतलब इसको प्रोपाउंड किया था, इसका क्रिएशन किया था, सो इसको हम आर्हेनियस थियरी भी कहते हैं। आर्हेनियस थियरी, तो ये इतने नाम हैं। तो जो थियरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन भी कहते हैं, या आयनिक थियरी कहते हैं, या आर्हेनियस थियरी कहते हैं। तो इसको किसने बनाया था, यहाँ पे दो पार्ट जो फैक्चुअल चीज़ें आप जान लीजिए फैक्ट के तौर पे। स्वेंटे, उसके बाद आर्हेनियस, इनका पूरा नाम था स्वेंटे आर्हेनियस। इन्होंने ये थियरी बनाई थी 1887 में। अब इसके दो टारगेट्स थे, इन्होंने दो लक्ष्य को लेकर के थियरी बनाया था। व्हाट वाज द, पहला क्या था, पहला हम पढ़ेंगे, फिर सेकंड मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली मैं बता दूं आपको। सो टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए थियरी बनाए थे, पहला द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को समझाने के लिए इस थियरी को इन्होंने बनाया था। क्योंकि हम लोग जनरली इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा, लेकिन उसके क्या क्या फीचर्स हों, सिस्टमेटिक स्टडी क्या हो, तो इन्होंने अपने इस थियरी में ये सब चीज़ों को डीप में बताया। अनदर थिंग वाज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इन्होंने दो चीज़ों को अपने नज़र में, दिमाग में रखते हुए इन्होंने बनाया। पहला कि इस थ्योरी को जब ये बना रहे थे, इन्होंने दो चीज़ दिमाग में रखा कि पहली चीज़ तो मुझे जो समझाना है इस थ्योरी के माध्यम से, मीडियम से, वो ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हमें सिस्टमेटिक, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देना है, साइंटिफिकली समझाना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ इनका फोकस था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज़ को बताना चाहते थे। इन्होंने इस थियरी में बताया, और अभी आप देखेंगे भी। और ये मॉडर्न फॉर्म में है थियरी, तो मैं इसका मॉडर्न फॉर्म ही दूंगा आपको। मॉडर्न फॉर्म ऑफ आयनिक, मैं इसको आयनिक कहूँगा शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आयनिक सबसे छोटा पड़ेगा, आयनिक थियरी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थियरी। तो इन्होंने कुछ 6-7 रूल्स दिए या थियरम दिए, या इनका 6-7 कॉन्सेप्ट है, जो जिसको एक साथ मिला करके हम आयनिक थियरी या आर्हेनियस थियरी या थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। सो व्हाट वाज द फर्स्ट, पहला थियरी क्या था इनका। पहला ये कहता है कि when any electrolyte is dissolved in water, in water, किस में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में जब घुलता है, और in any other solvent, in any other solvent, then it bifurcates into two
kinds of electrically charged particles and this phenomenon is called ionization. It is called ionization. और इसको एक और नाम दिया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। सो अब हम इसको फिर से बोलेंगे। ये पहला इस थियरी का पहला कॉन्सेप्ट जो आर्हेनियस ने पहला कॉन्सेप्ट दिया ये यही था कि व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको पहले बताया, जैसे NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको वाटर में मिला दे उसके बाद उससे करंट अगर फ्लो हो सकता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उसी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसी, चाहे हम वाटर में उसको घोलें या किसी अदर चीज़ में, कोई वाटर ही नहीं जरूरी है कि वाटर में घोले, किसी और चीज़ में भी घोल सकते हैं, जैसे अल्कोहल में या और भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं वाटर की तरह ही। वाटर बहुत ही पॉपुलर मतलब सॉल्वेंट है। सो चाहे वाटर में घोल लें चाहे किसी अदर सॉल्वेंट में, देन इट बाइफरकेट्स मतलब टूट जाता है, अलग हो जाता है इनटू टू काइंड्स ऑफ, दो प्रकार के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में। जैसे चार्ज कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में से मतलब टूटेगा, ये दो पार्ट में टूटेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है इन्होंने कहा कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वो टूट जाएगा दो प्रकार के, दो टाइप्स के पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज आयनाइजेशन तो आप यही कहेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में या किसी अदर सॉल्वेंट में तो वो दो प्रकार के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आयनाइजेशन, या इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं कि जब वही वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल आई है, दैट इज NaCl। एज पर फॉर द एग्जाम्पल, NaCl को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या है, Na प्लस में टूट गया प्लस Cl माइनस। तो जब इसको, ये एक्वियस सोल्यूशन है, AQ में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा भी जाता है, और ये एक्वियस सोल्यूशन है और ये भी एक्वियस ही होगा, ये भी क्या होगा, एक्वियस ही होगा। तो ये क्या है, दिस इज सोडियम क्लोराइड इज व्हाट, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो क्या हुआ, ये एक पहला टाइप का चार्ज पार्टिकल है, दूसरे टाइप का चार्ज पार्टिकल है, तो दो पार्ट में टूट गया, नहीं टूट गया। तो आर्हेनियस का पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो रूल है, वो पहली जो थियरी है वो यही कहती है कि किसी भी, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वो दो प्रकार के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में बाइफरकेट हो जाएगा। एंड वी आर सीइंग द एग्जांपल हियर। हमने वाटर मिलाया, ये देखिए दो प्रकार, एक पॉजिटिव चार्ज सोडियम का और एक नेगेटिव चार्ज क्लोराइड का, टूट गया ना। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द एग्जांपल। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड क्या कहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। इसी प्रोसेस को, टूटने को ही हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। सो द सेकंड, अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा मतलब इनकी दूसरी थियरी क्या थी, मतलब आर्हेनियस थियरी में पहला मैंने रूल बता दिया, जो दूसरा रूल इन्होंने बताया उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा रूल इन्होंने ये कहा कि द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और group of atoms are called ions। ये जानने वाली चीज़ है, ये आयन कहलाते हैं, these are called ions actually। I'll just highlight here, these are called ions। so normally electrically charged, word पे ध्यान दीजिए, the electrically charged atom, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो भी हो, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं या
ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस ने उन्हें क्या, आर्हेनियस साइंटिस्ट है, हम नहीं कहते हैं। आर्हेनियस ने जो कहा उसे हम कहते हैं, अब हम भी कहते हैं, लेकिन आर्हेनियस ने उन्हीं को क्या कहा, आयंस। उन्होंने कहा ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या चार्ज एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड आयंस। उनको हम क्या, उन्होंने नाम दिया, आयंस कहा जाता है। सो इसमें उन्होंने एक और चीज़ बताई कि अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर वो क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड अगर आयंस हैं तो इनको हम कहते हैं कैटायंस। कैटायंस क्या कहते हैं, CATIONS, कैटायंस। और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली अगर ये चार्ज्ड आयंस हैं, IONS, तो ये क्या कहलाएंगे, एनायंस। एनायंस क्या कहलाएंगे, एनायंस। सो एग्जाम्पल पे हम जाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा NaCl का। अब NaCl जब एक्वियस सोल्यूशन होता है, वाटर में मिल जाता है, तो आप देखते हैं ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो यहाँ पे तो सिंगल एटम है, अभी ग्रुप ऑफ एटम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोडियम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव जो आयन हो, ये दोनों आयंस हैं, ये दोनों क्या है, आयंस हैं। ये दोनों कलेक्टिवली क्या है एक साथ, ये आयंस हैं। लेकिन आयंस में भी ये दो तरह के आयंस हैं। ये जो पॉजिटिव है ये क्या है, सोडियम, या जो पॉजिटिव है सोडियम कैटायन भी कह सकते हैं, सोडियम आयन, लेकिन ये क्या है, सोडियम कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए कैटायन कहेंगे। और ये क्या है, क्लोराइड एनायन, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, सो यू विल अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपके पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो पॉपुलरली। सो अगर इसका भी एक्वियस सोल्यूशन ले लें हम लोग, वाटर मिला दें इसमें, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हो जाएगा 2H पे प्लस 2 हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा, और प्लस सल्फेट आयन SO4 माइनस, इस पे 2 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए ना, इस पे 2 प्लस है तो यहाँ पे 2 माइनस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव है, और ये क्या है, एनायन, क्योंकि ये निगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना, यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे भी एक ही एटम था, यहाँ पे भी एक ही एटम था, यहाँ पे भी एक ही एटम, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था आपको, यहाँ पे मैंने बताया है कि ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, चार्ज पार्ट जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और सल्फर और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एटम का भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया चार्ज पार्टिकल में। तो अगर नेगेटिवली चार्ज हैं आयंस तो एनायंस कहलाते हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो कैटायंस कहलाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये आर्हेनियस ने बोला, ये आर्हेनियस की भाषा में बोल रहा हूँ। तो अब हम तीसरे पे चलेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था इनका, द थर्ड लॉ। आर्हेनियस थ्योरी का तीसरा जो स्टेप था, तीसरा जो चरण था, दैट वाज, ये था कि टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, जो कैटायंस मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज जो ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं, जो मैंने पहले डिफाइन किया, इनकी जो टोटल संख्या होती है, जो इनका टोटल नंबर होता है, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एनायंस in an इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन तो आप जानते ही हैं भाई, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में पानी डाल दो, वाटर डाल दीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बन गया। जैसे नमक में पानी डाल दो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। सो कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, मतलब एनायंस, उनकी संख्या बराबर होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे एक है ना कैटायन, तो देखिए एनायन भी एक ही है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी, मतलब जो आयंस मतलब है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज, तो भाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल गया तो 2 कैटायंस हो गए। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 है तो ये भी क्या है, 2 एनायंस हो गए, तो इनकी संख्या हमेशा बराबर ही रहती है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है, हेंस आई कैन से देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोलिटिक
solution, electrolytic solution is electrically न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो नेगेटिवली चार्ज ना ही पॉजिटिवली चार्ज। जैसे न्यूट्रॉन होता है वैसे ही क्या है, न्यूट्रल होता है। तो ये आर्हेनियस ने बताया। सो नेक्स्ट इज व्हाट, देखिए उसके बाद अभी तक मैंने 3 आपको बता दिया। अब आर्हेनियस का जो चौथा रूल था, जिन्होंने चौथा ऑब्जर्वेशन निकाला, वो ये था कि जो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 2 पार्ट्स में टूटना क्या कहलाता है? आयनाइजेशन कहलाता है। ये मैंने बता रखा है पहले आपको। तो द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन इज रिवर्सिबल। ये बताया हमें आर्हेनियस ने कि जो प्रोसेस होता है आयनाइजेशन का वो रिवर्सिबल होता है। मतलब कि अगर NaCl है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसका एक्वियस सोल्यूशन ले लें तो ये रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल तो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता रखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे होते हैं। इरिवर्सिबल क्या होता है? वो अगर एक बार जो कोई भी प्रोडक्ट बन गया या वो टूट गया तो फिर जुड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये टूट के फिर जुड़ के जैसे रहते हैं वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर NaCl है तो टूट के क्या बनेगा? Na+ और +Cl-। तो आप देख सकते हैं ना। तो रिवर्सिबल क्या है? दोनों तरफ तीर दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? NaCl जैसे टूट के ऐसा हो गया, ये जुड़ के फिर ऐसे बन सकते हैं। तो हमेशा ये जान लीजिए, आयनाइजेशन हमेशा क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये कभी इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। सो आयनाइजेशन की एक खास, ये किसने बताया? आर्हेनियस ने बताया। ये आर्हेनियस का ऑब्जर्वेशन था। तो आपको यहाँ से जो नोटिस करना है, जो सीखना है, वो ये है कि आयनाइजेशन हमेशा क्या होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अगर वो एक बार टूट जाएगा, अगर NaCl पानी मिलाने पर अगर Na+ और NaCl- में टूट जा रहा है तो ये जुड़ के फिर से NaCl बना सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल मे बी ऑफ HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो अगर हम इसको ले लें तो आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा? H+ में और प्लस NO3- में टूट जाएगा तो ये फिर मिलके जो है HNO3 बना लेगा। तो ये भी रिवर्सिबल है। तो ये आयनाइजेशन ही तो प्रोसेस, ये आयनाइजेशन ही तो हो गया ना। क्योंकि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का आयंस में टूटना, क्योंकि ये सब क्या है? आयंस है ना। ये हाइड्रोजन आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ऐसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। तो ये आयन में टूटने हैं। तो आयन में टूटना क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? हमेशा रिवर्सिबल होता है। यही आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। मतलब ये भी आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है तो आप ये भी बताएंगे कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल होता है। और ये सब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। और दिस इज़ मोर देन सफिशियंट। 2 एग्जाम्पल बहुत है। अब हम आएंगे फिफ्थ पे। फिफ्थ रूल इनका क्या था? फिफ्थ रूल में उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके टोटल मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होते हैं। पहले मैं लिखता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे व्हेन वी डिसॉल्व एन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर then the total molecules of the electrolyte do not ionize। ये कॉन्सेप्ट मतलब अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल से आप तुरंत समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि AB कोई कंपाउंड था, हमने इसको आयनाइज किया, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ये क्या हो गया? AB पे प्लस और B पे माइनस में टूट गया। तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, AB के कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे? 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे। तो यहाँ पे 100 नहीं आयन में बदल, यहाँ पे हो सकता है 100 ना हो सकता है यहाँ पे 40 मॉलिक्यूल ही हो, 40 मॉलिक्यूल्स ही हों। तो इसमें 40 इसके होंगे, 40 इसके होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल ही टूटता है आयंस में। एक मॉलिक्यूल रहेगा तो एक में टूटेगा।
तो अगर यहाँ से 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 100 का 100 आयन में बदल जाए, हो सकता है 60 बच जाए, सिर्फ 40 बदले। तो 40 बदलेंगे तो 40 इसके भी मॉलिक्यूल होंगे, 40 इसके भी होंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये भी तो आखिर में टूटेगा ना, ए पे प्लस में और प्लस बी पे माइनस में। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल था तो हमेशा यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ऐसे यहाँ से अगर 60 40 गया, अगर 40 बदला, 40 अगर आयनाइज हुआ तो वो क्या होगा, 40 40 में टूट जाएगा, दोनों में 40 40 रहेगा ना। तो वैसे ही आर्यनस ने ये कहा कि अब आप जनरली ये सोचते हैं कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल ले लिए तो 100 आयनाइज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आर्यनस ने ये बताया कि सब नहीं आयनाइज होते हैं, कुछ ही होते हैं, वो आप देख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए क्या दिया, तो यहाँ पे 40 यानी कि 60 मॉलिक्यूल बच जाएंगे। 60 मॉलिक्यूल क्या होंगे, आयनाइज। 40 जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और जो 60 हैं वो अनआयनाइज्ड हैं। ये क्या है, आयनाइज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये अनआयोनाइज्ड हो जाएंगे, और ये क्या है, आयोनाइज्ड है ही, ये तो क्वाइट क्लियर है। तो ये आर्यनस का ही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 6वें पे हम आएंगे, और देखिए इसी में मैं आपको और भी बताना चाहूँगा 5th वाले में ही, कि हमने आपको बताया कि टोटल कभी भी मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं होते हैं, लेकिन जो आयनाइज हो जाते हैं उससे रिलेटेड चीज़ है ये कि द पार्ट ऑफ दैट molecules of the electrolyte which gets ionized मतलब वो हिस्सा, वो मॉलिक्यूल, मतलब वही मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया 40 डिसॉल्व होते हैं और 40 आयनाइज होते हैं, 60 नहीं होते हैं। तो यही जो 40 आयनाइज हो जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। गेट्स आयनाइज्ड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। तो आप चाहे ये कहिए, चाहे आयोनाइजेशन का कह दीजिए, या आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसका फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज मतलब होता है नंबर को मैं हैज से, ये नोटेशन है, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओवर टोटल नंबर को मैं हैज से लिखता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें इसका, इस एग्जांपल का, तो कितना था, कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हुए हैं, 40, तो हम 40 लिख देंगे, अपॉन टोटल कितने हैं, 100 है। इसका मतलब क्या है, अब इसको हम लिख सकते हैं 40% हो गया, क्योंकि 1/100 मतलब परसेंट होता है। तो 40%, अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे जो ये ए बी मॉलिक्यूल था, 100 मॉलिक्यूल्स थे ए बी कंपाउंड के, तो ये इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, तो आप क्या करेंगे, 40/100 कर देंगे। मतलब जितना आयनाइज्ड हुआ उसका मॉलिक्यूल और जितने टोटल मॉलिक्यूल थे उसी को डिवाइड कर दीजिए, 40 100, यानी 40% क्या, हर 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वो आयनाइज्ड हो जा रहा है। यही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट जो थियरम, इनका जो नेक्स्ट थियरी था, जो नेक्स्ट रूल था, उस पर हम बात करेंगे। और वो ये था 6 वाला, कि अब हम आपको 6 बताएंगे आर्यनस के ही थियरी का। 6 जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an electrolyte depend on the nature, पहली चीज नेचर एंड अमाउंट ऑफ आयंस। मतलब अगर हम फिजिकल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए NaCl ही है, H2SO4 है, या HNO3 है कोई, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या कोई भी एसिड बेस्ड सॉल्ट कुछ भी है,
तो उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके जो भी उसके अंदर आयंस हैं, बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन जो आयंस डेवलप हुए हैं, उनका नेचर कैसा है, वो किस नेचर के हैं, जैसे उनका जैसे लाइक एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का होना या सॉल्टी नेचर का, इस पे डिपेंड करता है प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल, या अमाउंट ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है, नो डाउट। सो नेक्स्ट इज द 7 एंड द लास्ट, इनका जो रूल है लास्ट आरएनएस कॉन्सेप्ट का, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of an electrolytic solution depends on the presence depends on the number of ions and चार्ज। तो मतलब आयंस की संख्या पर डिपेंड करता है वो आयंस। सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि एक प्रॉपर्टी है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में फ्लो होगा, दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। एक तो कितना आयंस की संख्या है उसमें, और दूसरी चीज़ वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, वो डिपेंड करता है उस पर। तो यही टोटल ओवरऑल आइडिया था आपके आरएनएस कॉन्सेप्ट का। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, या एक्स्ट्रा में समझ लीजिएगा आप इसको, कि मान लीजिए कोई भी AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब एक्वियस सोल्यूशन में तब्दील होता है या कन्वर्ट करते हैं इसको हम, तो ये A+ और B- में कन्वर्ट होता है, जो कि ये भी क्या होते हैं, एक्वियस होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। सो देखिए, अगर जीरो इनिशियल तौर पे देखा जाए, इनिशियल स्टेज में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो शुरुआती दौर में तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि आयनाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आयनाइजेशन होगा आफ्टर सम टाइम, ये क्या होगा, ये इसमें से मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 60 मॉलिक्यूल्स बचते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बचते हैं, यहाँ पे 40 हो जाते हैं, मतलब 40 मॉलिक्यूल क्या है, 40 मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो गए। तो अब इसमें क्या है एक्चुअली में, ये मुझे जो इसमें आपको समझाना है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब रिएक्शन आयनाइजेशन बंद, क्योंकि 40 जब हो गए उसके बाद नहीं होंगे, तो जब रिएक्शन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आयनाइजेशन का प्रोसेस जब स्टॉप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टेज, हम क्या निकालते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन लें, क्या लें, इसका भी कंसंट्रेशन लें, इनका भी कंसंट्रेशन लें, तो हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ व्हाट। तो कंसंट्रेशन को हम बड़े ब्रैकेट में शो करते हैं। अगर मैं बड़े ब्रैकेट में या इस बिग ब्रैकेट में अगर A+ को लिख रहा हूँ, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन ये है कंसंट्रेशन ऑफ AB, जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज़ K। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर ना बदले, अगर टेम्परेचर बदल देंगे तो बदल जाएगा। तो कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में होता है। कंसंट्रेशन जो है हमेशा किस में होगा, मोल पर लीटर के हिसाब से हम देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जैसे मोलर, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछली क्लासेस में, तो ये हमेशा फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और ये कांस्टेंट के क्या कहलाता है, दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको हम, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये टेम्परेचर के हिसाब से वेरी कर जाएगा। और एक चीज़ यहीं से और निकल के आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ आयोनाइजेशन प्रोडक्ट। आयोनाइजेशन प्रोडक्ट जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। आयोनाइजेशन प्रोडक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं, तो यही वाटर जो है, ये वाटर टूटता है H+ में प्लस OH- में,
ये वाटर टूट गया तो वाटर का भी ये हो गया। तो अगर हम देखें ध्यान से तो आप देख सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप अगर H+ का हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन लें इनटू OH का कंसनट्रेशन लें अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H2O, जैसे पिछले एग्जांपल में AB था, A+B पे माइनस था, उसी तरह से कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू K। ये जनरली K ही होता है क्योंकि कांस्टेंट होता है, पिछले भी मैंने बताया। तो H+ इंटू OH पे माइनस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K इंटू H2O। तो चूँकि ये वाटर का है इसलिए इसको हम सीधे KW लिख देते हैं, और ये है H पे प्लस इंटू OH पे माइनस। तो इसी को हम KW, क्योंकि इसी के बराबर है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, KW को हम कहते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट। आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ विच, ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का है तो आयोनाइजेशन प्रोडक्ट, और वाटर का आयोनाइजेशन प्रोडक्ट जो होता है यानी H+ और OH माइनस की जो वैल्यू होती है 1 भी हो सकती है या 1 इंटू 10⁻⁴ भी होती है। तो ये आयोनाइजेशन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब देखिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे हम आगे। अब देखिए मैंने आपको RNS कॉन्सेप्ट बताया, वैसे हो सकता है अभी आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आगे से जब हम एसिड बेस की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक बहुत तगड़ा लिंकअप देगा आपको, जो आपको आने वाली क्लासेस में जब आप 11th-12th में, इवन व्हेन यू विल गो इन जस्ट लाइक इन BSc, इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग केमिस्ट्री, then there you will realize the importance of these concepts which I am just teaching you in this class 10th. So I think you should focus over all these concepts which I have taught you recently. So because overall this is very important if you want to understand this relation at its critical level of purity. So in today's video this is enough content for you. You should study it with great degree of focus, and I'll just meet you in the next video. Thank you.